नमस्ते बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ विजेता चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आज का जो हमारा पाठ है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और इसका जो अंकभार है वो है 8। एक तो बच्चों जैव प्रक्रम वाला पाठ था और एक ये वाला पाठ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इन्हीं के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। 8 नंबर का वो वाला पाठ था और 8 नंबर का ये वाला पाठ है। तो इनमें से सभी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं और इसलिए आप ध्यान से हर प्रश्न को देखिए जो भी मैं बता रही हूँ, और इन प्रश्न में से जो और भी बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाते हैं आप उन्हें भी ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक मतलब जैसे इस तरह का, ये इस तरह का हो गया, परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय हो, उस तरह का जो दर्पण होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो जिन उत्तल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, ये बाहर की ओर है परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इनसे हमेशा सीधे व आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस तरह से 3 चीजें मैंने बता दी है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, सीधे व आभासी प्रतिबिंब इनसे बनते हैं बच्चों। सेकंड है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ये अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है और ये हमेशा उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसे दर्पणों को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 अंतर बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, तो आप ये वाला अंतर, तीनों अंतर जो है वो लिख सकते हैं। इनका मैंने ये देखिए छोटे छोटे चित्र भी बनाए हैं। ये वाला है उत्तल दर्पण और ये वाला है अंदर धंसा हुआ अवतल दर्पण। आगे चलते हैं, परिभाषित कीजिए। हमेशा 101% ये क्वेश्चन पक्का है। 7 परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनमें से 2 परिभाषाएं या 3 परिभाषाएं आपसे हमेशा हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। तो इन परिभाषाओं को ध्यान से देखिए। ये वाला चित्र देखिए आप, इसी के माध्यम से मैं ये परिभाषाएं बता रही हूँ। ध्रुव, सबसे पहले आता है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये जो दर्पण है हमारा, उसका जो केंद्र होगा, ये दर्पण का जो केंद्र है ये ध्रुव कहलाता है और इसे हम कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये देखिए बच्चों, P और ये C के बीच की जो दूरी है, यानी एक गोला है, इस गोले का ही हमने एक ये जो काटा है वो परावर्तक पृष्ठ है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इस वाले भाग की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है वक्रता केंद्र। तो वही गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, इस गोले का भाग था, तो इसका जो केंद्र होगा वो केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा और इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। फिर आ जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। तो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से सीधी खींचे जाने वाली जो रेखा होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये काल्पनिक होती है और इसी पर ही हम आगे जो स्थितियां पढ़ेंगे कि F पर, 2F पर कहां पर हमने बिंब को रखा है, तो इसी पर ही रखकर हम उनके प्रतिबिंब का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है फोकस। अब आप ये वाले चित्र देख सकते हैं। तो दर्पण से परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये अवतल दर्पण में देखिए बच्चों, ये सीधे किरणें जा रही हैं और वापस परावर्तित होकर ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो अवतल दर्पण में तो ये वास्तव में मिल रही हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं। उत्तल दर्पण में वापस से इसी दिशा में आ गई। अब इनको हम पीछे की, आगे तो ये मिलेंगी नहीं, तो पीछे की तरफ हम इनको डॉटेड लाइन से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो डॉटेड लाइन से जब हम बढ़ाते हैं तो एक बिंदु आता है जिस पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम इसका फोकस बिंदु कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, और इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोकस दूरी। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, ध्रुव P और ये जो फोकस रहा, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। ठीक है बच्चों, द्वारा। द्वारा के दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास,
इसे हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो जितना भी हम जहां से हम परावर्तन करवा रहे हैं वो वाला जो व्यास है वो द्वारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये परिभाषाएं थी। कोई भी 2-3 परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन आता है, परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना, ये परावर्तन कहलाता है। जैसे मैं एक दीवार पर बॉल मारूं और वो बॉल दीवार से टकराकर वापस मेरी ही दिशा में आएगी, तो उसे ही परावर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर परावर्तन किसका है? प्रकाश किरणों का। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। समतल दर्पण में रोज बच्चों हम अपना चेहरा देखते हैं, वही दर्पण जो कि समतल होता है, न ऊपर से उभरा हुआ है न अंदर जा रहा है, वो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। रोज हमारे घरों में जो होता है वो समतल दर्पण ही है। तो उसकी विशेषताएं बताइए। उसकी विशेषताएं क्या होती है कि उसके अंदर सीधा, हम जैसे खड़े हैं वैसा का वैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो उससे बनते हैं वो सीधे होते हैं, आभासी होते हैं, वस्तु से उतने ही दूर होते हैं प्रतिबिंब जितने की सामने वस्तु रखी हुई है। आप दर्पण को आगे पीछे करके देख लीजिए, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा दर्पण में जितने की आपकी शक्ल सामने होगी। ठीक है बच्चों, और दूसरी एक और विशेषता है कि इन समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में पार्श्व परावर्तन पाया जाता है। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं बच्चों? पार्श्व परावर्तन का मतलब है कि हमारा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, इसे ही हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है, लेकिन अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएं तो आपका लेफ्ट हैंड इधर वाला होगा, इसे ही पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसके अंदर से तो वो गुजर नहीं पाता, तो इस वजह से उसके जो किनारों से वो जाता है, किनारों की तरफ जो मुड़ जाता है वो प्रकाश का किनारों से की तरफ से मुड़ जाना, वो ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाइए। बच्चों, हम विभिन्न स्थितियां, 6 स्थितियां टोटल होती हैं, कोई सी भी 2-3 स्थितियां आपसे हर पेपर में, हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं, इसलिए मैंने सारी 6 स्थितियां आपको बता दी हैं। आप ध्यान से देखिए, ये 6 स्थितियां अपन करेंगे। इससे पहले आप ये जो बॉक्स में मैंने 4 लाइनें बनाई है ये देखिए आप। हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो इन चारों रेखाओं के अनुसार बनाएंगे, और ये आपतित किरणें हैं और कौन कहाँ से आपतित होगी और कैसे परावर्तित होगी, ये वाला चित्र इसमें बना है। तो कोई सी भी इन 4 में से कोई सी भी 2 किरणें हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली वाली देखते हैं कि यदि आपतित किरण फोकस में से जा रही हो, फोकस में से जा रही है, वो टेढ़ी जा रही है, तो परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस वाले जो है ये नियम, इसको हम इन चित्रों में बनाते वक्त उपयोग में लेंगे। दूसरा वाला है कि अब सेम जस्ट इसका उल्टा है कि जो समांतर किरण आपतित हो रही होगी वो परावर्तन के बाद में इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है बच्चों, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ये। तीसरा जो नियम है वो ये है कि अगर कोई किरण इस ध्रुव पर P पर ही सीधे जो कोण बनाकर ये आपतित हो रही है उसी कोण पर ये वापस से परावर्तित हो जाएगी। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये परावर्तित भी 30 डिग्री का कोण बनाकर ही हो जाएगी। और लास्ट वाला जो नियम है वो है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो तो वो वक्रता केंद्र पर ही 180 डिग्री पर ही वो वापस से लौट आएगी, यानी आपतित भी उसी मार्ग में होगी और परावर्तित भी उसी मार्ग में होगी। तो ये 4 नियम बच्चों यहाँ पर बताए हैं। इन 4 में से कोई से भी 2 नियम आप याद रखिए, उन 2 नियमों से हमारे सारे जो 6 चित्र हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम कैसे प्रतिबिंब रखना है। हमारी जो फर्स्ट स्थिति है वो है अनंत पर। जब भी आप इस तरह के चित्र बनाने लगे तो दर्पण बना करके और पीछे ये डॉटेड ये लाइन कर दें, छायांकित कर दें इसको। इस छायांकित का मतलब ये होता है कि हम इसके आगे वाले पार्ट को परावर्तक के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। तो फर्स्ट है अनंत पर, तो जब हमने बनाया तो P बना दीजिए, F बना दीजिए, C बना दीजिए, मुख्य अक्ष बना दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अनंत पर, अनंत का मतलब है कि वस्तु जो है वो C से भी बहुत दूर रखी हुई है। जब भी कोई भी जो किरणें हैं वो अनंत से आती हैं
तो हम उन किरणों को समांतर किरणें मानते हैं और कोई भी दो किरणें हमको लेनी होती हैं। तो समांतर किरणें मानिए तो ये एक लाइन मुख्य अक्ष के ऊपर ले ली और एक जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के नीचे ले ली। ये दोनों समांतर किरणें हैं, परावर्तन के बाद में ये फोकस से गुजरेंगी, जैसा कि हमने ये लिया था ये वाला नियम, ये फोकस से गुजर रही है और फोकस पर ही एक दूसरे को परावर्तित किरणें काटती हैं, तो यहीं पर ही हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा बच्चों। अब आप देख लीजिए कि प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है। तो जब भी हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं प्रतिबिंब F पर बनता है, बिंदु नुमा बनता है, बिंदु नुमा का मतलब बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आपको कहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाइए, तो आप प्रतिबिंब बनाकर ही नहीं छोड़ देंगे, प्रतिबिंब बनाने के साथ में आप ये चारों चीजें कि कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, ये चारों चीजें आपको हर चित्र के नीचे लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, सेकंड पर चलते हैं अपन। अब हमने वस्तु को रखा है C यानी कि वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब दूर, ये C था यहाँ पे और इससे हमने दूर वस्तु को रखा है। वस्तु को हमने AB नाम दिया है और जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम A', B' नाम दे सकते हैं। AB को हमने C से रखा है, वही एक किरण ली मैंने, समांतर ली, तो समांतर किरण देखिए ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस पर से गुजरेगी बच्चों। ठीक है, फोकस पर से गुजर रही है ये किरण, ये देखिए पूरी बनाना मैं भूल गई थी, ये फोकस पर से किरण गुजर रही है। दूसरी वाली जो किरण है वो फोकस से आपतित हो रही है, तो फोकस से आपतित होगी तो क्या था हमारा नियम कि जो किरण फोकस से पर आपतित होगी वो परावर्तन के बाद में सीधे समानांतर हो जाएगी, तो ये सीधे समानांतर हो जाएगी, ये सीधे समानांतर हो रही है। तो ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं वो C और F के बीच में एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब क्या लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब जो है वो C व F के मध्य बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, अगला जो देखते हैं हम थर्ड स्थिति। अब हम वस्तु को आगे 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 सरकाते जा रहे हैं। अब हमने रखा है वस्तु को वक्रता केंद्र पर और सरकाते जा रहे हैं, दूर था तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, अब आगे सरकाते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा है, ये देखिए जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वही दो किरणें हम लेते हैं, सीधे समानांतर है तो वो फोकस से गुजरेगी और फोकस से जो जा रही है वो समानांतर हो जाएगी। यही दो किरणें मैंने ली है तो ये समानांतर हो गई और ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं ये C पर ही मिलती हैं और C पर ही ये प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है वो C पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और आपके खाली रिक्त स्थान में या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ पर आपका हो जाता है। अगली स्थिति लेते हैं। अब हमने वस्तु को और पास सरकाया है तो अब हमने वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, ये वही किरणें ली हमने, समानांतर ली है, वो फोकस से गुजरेगी और फोकस से जो गुजरेगी वो समानांतर हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि C से भी परे, C से भी दूर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फिफ्थ स्थिति पर आ जाते हैं। अब हमने वस्तु को और पास सरकाया, अब वस्तु को हमने रखा है F पर। F पर बना है तो एक लाइन तो हम वही ले लेते हैं, आपतित किरण तो ये समानांतर है तो वो फोकस से गुजरेगी। अब बच्चों वस्तु को हमने F पर रख दिया है, F पर रख दिया है तो अब हम कैसे उससे F से गुजारें पहले से आपतित लाइन को, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने दूसरी वाली नियम का उपयोग किया है कि जितने डिग्री पर वो आपतित होगी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वो वापस से लौटेगी। चाहे तो ये दोनों नियम आप इन सब में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों लिया तो ये उतने ही डिग्री का कोण बनाकर लौट रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये किरणें बहुत आगे जाकर के वास्तव में मिलेंगी, यानी कि अनंत पर मिलेंगी, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हमें लग रहा है ये किरणें वास्तव में दूर होते होते पास होती जा रही है तो ये अनंत पर मिल जाएंगी। लास्ट जो स्थिति है वो है कि अब हम वस्तु को बिल्कुल केंद्र के पास में ले आए हैं, यानी F और P के बीच, F और ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को रखा है, ये वस्तु को रखा है हमने। तो हम देखते हैं कि ये जो
सीधे समानांतर जाएगी, वो फोकस से गुजर रही है, और जितने डिग्री का ये कोण बनाकर आपतित हुई थी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर ये परावर्तित हो रही है। ये दोनों किरणें हमें बच्चों पास आते हुए नहीं दिख रही बल्कि दूर जाते हुए दिख रही हैं। अब जब दूर जाएंगी तो ये आगे भी नहीं मिल सकती, कहीं पर भी आगे नहीं मिलेंगी, तो हम पीछे आभासी रूप से इन किरणों को मिला करके देखते हैं जो कि परावर्तित हुई थी। डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। पहले भी बताया कि आभासी किरणों को जब हमें मिलाना होता है, वास्तव में नहीं मिल रही है, तो हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। डॉटेड लाइन से हमने मिलाया है तो यहाँ पर देखिए कुछ दूर जाकर ये किरणें दर्पण के पीछे आपस में मिल जाती हैं। जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये 6 स्थितियां थी। इन 6 स्थितियों को हम आगे लेंस भी पढ़ेंगे, तो सभी में ही यही जो 4 नियम है प्रतिबिंब बनाने के, ये चारों नियम ही हमें फॉलो करने होते हैं। उन्हीं में से हम 2 किरणें लेते हैं। आप चाहें जो किरण इसमें से अपने चूज कर सकते हैं और उन किरणों से प्रतिबिंब बना सकते हैं। बच्चों ये जो स्थितियां हैं कि कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी एक सारणी आपकी बुक में पेज नंबर 181 पर भी दी हुई है। आप उसे भी ध्यान से देखकर और याद कर सकते हैं और उसके अनुसार प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। तो अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं कि टॉर्च और सर्च लाइट में प्रकाश का जो शक्तिशाली पुंज प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में चेहरे को बड़ा दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। डेंटिस्ट, कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो छोटे होते हैं हमारे यहाँ, उनको बड़ा देखने के लिए, प्रॉब्लम देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और घड़ी साज द्वारा घड़ी को ठीक करने के लिए भी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दर्पण सूत्र बताइए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। f है फोकस दूरी, u है बिंब की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों ये प्रश्न या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है और या फिर अधिकतर तो इसके जो आंकिक प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न बन जाते हैं। उन आंकिक प्रश्नों में 3 में से 2 चीजें आपको दे रखी होती हैं, तो 2 चीजों दिए हुए होकर इस वाले सूत्र का उपयोग करके तीसरी चीज को आप पता कर सकते हैं। और तीसरी चीज को पता करने के लिए यहाँ पर v, u और f को आपको रखते टाइम पर उनके आगे प्लस और माइनस के निशान का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कि प्रतिबिंब कौन सा है, अवतल है या उत्तल है दर्पण, और उससे किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे और कहाँ बन रहे हैं, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए आपको आंकिक प्रश्न करने होंगे। आपकी बुक में जितने भी आंकिक प्रश्न है इससे संबंधित इस पार्ट से एक न एक क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का भी पूछ लिया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आंकिक प्रश्न के दे रखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाइए। तो यहाँ पर हमने रखा है वस्तु को अनंत पर। अनंत से जब भी वस्तु आती है समांतर मानी जाती है। ये समांतर किरणें आ रही हैं। अब ये किरणें परावर्तित होकर इधर ही चली जा रही है, तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं, आगे नहीं मिलेंगी तो हम पीछे इनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। F पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो F पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदुनुमा बनेगा। ठीक है बच्चों, अगली जो स्थिति है वो अनंत तथा P के बीच में है। हम अनंत से लेकर और इस ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं तो एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इस पूरी स्थिति को ही नाम दे दिया है अनंत तथा P के बीच में। वस्तु हमने रखी तो 2 किरणें हम लेते हैं। समांतर किरण जो आ रही है वो फोकस पे से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये गुजर रही है। और एक जो किरण ली है वो ली है कि C से वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो परावर्तित भी वैसे के वैसे ही उसी पाथ पर हो जाती है। तो C से गुजरने वाली किरण ली है तो वो उसी मार्ग पर वापस से परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो P तथा F के बीच बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, कैमरे में बड़े परिदृश्य को छोटे करने के लिए, छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं। कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाता है या कितना छोटा करके दिखाता है, यही बात आवर्धन कहलाती है। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अपॉन बिंब की ऊंचाई h। इसको अपन v अपॉन u के रूप में भी लिख सकते हैं। v मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और u का मतलब बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, और इससे संबंधित जो अंकित प्रश्न है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो 3 चीजें आपको दी हुई होंगी, 3 चीजें हैं इसके अंदर, 2 चीजें आपको दी हुई होंगी और 1 चीज आपको पता लगानी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी काम में ली जाती है? रिक्त स्थान के रूप में सिर्फ नाम पूछा जा सकता है, तो वो होती है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती क्या है। जिस तरह से आप ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, सीधी वाली जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ऊर्ध्वाधर जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो जब भी हम इससे ध्रुव से बस उसको प्रतिबिंब को और बिंब को जो दूरी नापते हैं वो हम ध्रुव, और ऊंचाई दोनों तरफ की जो ऊंचाई नापते हैं वो सारी की सारी हम ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से अगर राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो प्लस निशान लगेगा, और अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस का निशान लगेगा। तो हमेशा बिंब को हम लेफ्ट साइड में मुख्य अक्ष पर इधर ही रखते हैं, दर्पण के इधर लेफ्ट साइड में। तो हमेशा जो बिंब वाला जो निशान होगा, यू वाला जो निशान होगा, उसके आगे हम हमेशा माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से बिंब को हमें नापना है तो बिंब हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में आएगी, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। कई प्रतिबिंब ऊपर भी बन जाते हैं, सीधे बनते हैं, तो पर जब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई माइनस में आएगी। तो जब भी आपको कोई आंकिक प्रश्न करने के लिए दे रखा है तो आप इस तरह से जो भी फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है वो फिट कीजिए, और साथ में जो भी आपको ऊंचाई दूरी दे रखी है उन सब के आगे पहले आप निशान लगाइए देख करके कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद में निशान सहित अपना अंक रख करके और फिर आप उसको सोल्व कीजिए। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने प्रकाश का परावर्तन समझाया है, प्रकाश के परावर्तन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चंस आएंगे। अपवर्तन वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ। आप लोग परावर्तन में से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें समझिए, याद कीजिए और पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। नमस्ते बच्चों।